लास्ट टाइम जब कल के लेक्चर में हमारी बात हुई, सबसे पहले कल और परसों में हमने बात की जनाब प्रोविजन की डेफिनेशन पे, और हमने कहा जी प्रोविजंस आर द लायबिलिटीज ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। फिर हमने बात की जनाब के व्हाट आर द लायबिलिटीज, और हमने कहा जी लायबिलिटीज जो होती हैं वो हैं जी प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस ड्यू टू सम पास्ट ट्रांजैक्शन। और इसमें हमने एक बात जिस पे कंसेंसस लिया वो ये थी कि लाइबिलिटीज़ जो है वो सडनली जो है वो अचानक से बिजनेस के ऊपर नहीं आ जाती, बिकॉज एंड देयर इज ऑलवेज ए पास्ट इवेंट, और उस इवेंट को हमने कहा जी वो है ऑब्लिगेटिंग इवेंट। अगर आप किसी कंपनी रिपोर्ट करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि जनाब दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ द एंटिटी, सो देयर मस्ट बी अ बैकग्राउंड ऑब्लिगेटिंग इवेंट, उसके साथ हमने उसको रिलेट किया। फिर कल के लेक्चर में जिस चीज़ पर हमारी बात चली वो ये थी जनाब रिकग्निशन, और हमने एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे जहन में होनी चाहिए वो ये है कि ऑब्लिगेशन नेचर के लिहाज से दो तरह से है। एक को हमने कहा जनाब लीगल है और दूसरे को हमने कहा कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन जो IS 37 ये कहती है कि अगर नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन इन दोनों में से कोई एक है तो एंटिटी लायबिलिटी ज़रूर रिकग्नाइज करेगी। फिर हमने कल जिस पे आज हम आगे फर्दर डिस्कशन लेके जाएंगे वो है रिकग्निशन क्राइटेरिया, और हमने कहा जनाब कि लायबिलिटी प्रोविजंस को आप कब रिकग्नाइज कर लेंगे, तो हमने कहा तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, रिकग्निशन क्राइटेरिया। और रिकग्निशन क्राइटेरिया में हमने कहा जी देयर आर थ्री थिंग्स, कल हमने इसको बुक में से भी देखा, और वो तीन चीज़ें क्या थी। तो हमने कहा जनाब सबसे पहली चीज़ है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नंबर वन। सेकंड प्रोबेबल आउटफ्लो, प्रोबेबल आउटफ्लो, और तीसरा था रिलायबल एस्टिमेट। ठीक हो गया जनाब। तो आपने कहा जी ये तीन चीजें अगर हो रही हैं देन एन एंटिटी मस्ट रिकग्नाइज अ प्रोविजन, और जब हम इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं तो हम इसके जेवी या जर्नल एंट्री जो पास कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो हमने कहा जनाब इट इज गोइंग टू बी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। So we are recognizing a liability and reducing the profit for the year. और हमने कहा जनाब इस एंट्री की जो टाइमिंग है वो क्या है, तो हमने कहा जनाब इट्स एन ईयर एंड, नॉर्मली पास दिस एंट्री एट द ईयर एंड। जैसे हम बाकी एंट्रीज एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो पास करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है या आपने जो पढ़ी हुई है डेट्स डाउटफुल डेट्स की एंट्री, तो ईयर एंड पे हम ये एंट्री पास कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग डेट पे, जिस दिन रिपोर्टिंग डेट से मुराद होपफुली आप सबको पता है कि जनाब जब हम SOFP बना रहे हैं तो वहाँ पर आप लिख रहे होते हैं एज एट, सो एज एट 31 दिसंबर, so that is a reporting date। ठीक, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक, 30 जून 2021, तो इसका मतलब है 30 जून 2021 इज द रिपोर्टिंग डेट। और हम जो एंट्री पास करते हैं ये उस डेट के रेफरेंस से पास करते हैं। हम ये देखते हैं कि हम कंपनी की बिजनेस की SOFP बना रहे हैं, देयर माइट बी सम मिसिंग लायबिलिटीज जो हमने रिकग्नाइज नहीं की। ठीक, जो नॉर्मल लायबिलिटीज होती हैं वो बड़ी एविडेंट होती हैं, आपने लोन लिया हुआ है, आपने उधार पे चीज़ें खरीदी हुई हैं, आपने जनाब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लिया है, एक्रूवल पास करनी है आपने, ये एडजस्टमेंट आप पढ़ चुके हैं एंड दे आर वेरी एविडेंट। ठीक, मतलब एविडेंट मीन बड़ी आया होती हैं, जाहिर होता है, आपको पता जी ये लायबिलिटी तो लेनी है, बट देयर माइट बी सम मिसिंग लायबिलिटीज। तो हमने कहा जी वो कैसे, तो अगर लेट्स सपोज द एंटिटी माइट हैज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो चुका, ठीक, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कर चुके हैं, इसका मतलब ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज देयर, देयर माइट बी पॉसिबल लायबिलिटीज जो आपको लेटर ईयर में पे करनी पड़ जाए, और ईयर एंड पे जब आप रिपोर्टिंग डेट पे हैं SOFP बना रहे हैं, और चूंकि ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो चुका है तो वी कैन से दैट इफ देयर इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर विल बी एन ऑपरेशन ऑफ लॉ, केस चलेगा और एंटिटी पे फाइन आ सकता है। अब बैलेंस शीट में आपने ये लायबिलिटी नहीं रिपोर्ट की हुई, रिकग्नाइज ही नहीं की हुई, हालांकि ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो चुका है और देयर माइट बी सम लीगल ऑब्लिगेशंस,
ठीक, और प्रोबेबल हो गया आपको फाइन हो जाएगा बिकॉज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच एविडेंट, क्लियर कट है जी। आपने लेट सपोज आपने हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज जो हैं वो ब्रीच कर रखे हैं, आपके एम्प्लॉय ने जाके वहां पर रेलिवेंट अथॉरिटी में केस कर दिया हुआ आपके खिलाफ और वो ईयर एंड से पहले हो गया हुआ, ठीक, इसका मतलब ऑब्लिगेटिंग इवेंट तो हो चुका है। देयर माइट बी सम पोटेंशियल लायबिलिटीज जो कि बैलेंस शीट में रिपोर्ट होनी चाहिए ईयर एंड पे और आप रिपोर्ट ना कर रहे हो, और IAS 37 उसी को एड्रेस उसी को एड्रेस कर रहा है। देयर माइट बी सम मिसिंग लायबिलिटीज और जब आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो नेचुरली हम कह रहे हैं जनाब प्रोविजन इज गोइंग टू बी क्रेडिट बिकॉज इट इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक। और कल मैं आपको समझा रहा था व्हाई वी आर डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपने कहा जी ये एप्लीकेशन है किस कॉन्सेप्ट की। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली फॉलो हो रहे होते हैं, एक मैचिंग है और एक प्रूडेंस। प्रूडेंस कहता है लायबिलिटीज शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड और मैचिंग ये कह रहा होता है कॉस्ट शुड बी मैच्ड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव रेवेन्यू। अगर एक लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पे और आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, बुक नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि कंपनी की लायबिलिटीज अंडरस्टेटेड। समझ आ रही बात? इसका मतलब है आप प्रूडेंस भी फॉलो कर रहे हैं। बाय रिड्यूसिंग द प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, हालांकि ये सेटलमेंट जाके जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होगी, एंट्री तो आप तब भी कर लेंगे ना अकाउंटेंट एंट्री। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 2020 की, तो फरवरी मार्च में जो फाइन हुआ वो आपने पे किया तो वो अगले साल का फाइन एक्सपेंस बन जाएगा, हालांकि उसका ब्रीच पिछले अकाउंटिंग ईयर से। इसका मतलब है इस फाइन की कॉस्ट जो है वो पिछले साल के रेवेन्यू को मैच होनी चाहिए थी, आपने अगले साल के रेवेन्यू से मैच कर दी। इसका मतलब है कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, मैचिंग डिस्टॉर्ट हो रहा है। सो बाय रिकॉग्नाइजिंग द लायबिलिटीज स्पेशली द प्रोविजंस एट द ईयर एंड, हम किस दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, उनकी कंप्लाइंस कर रहे होते हैं, दैट इज द मैचिंग एंड द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो हमें FAR 1 में हमने पढ़े और हमें अच्छी तरह याद है कि प्रूडेंस मीन्स व्हाट एंड द मैचिंग मीन्स व्हाट। ठीक हो गया। अब हमने कल ये तीन बातें पढ़ी, अब हम इस पे वन बाय वन बात करेंगे। जब तीन बातें अगर पूरी, और हमने कल स्टैंडर्ड का पैराग्राफ में पढ़ा, स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि अगर इनमें से कोई एक चीज भी कंप्लाई नहीं हो रही तो आप प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं करें, तो आपने प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं करनी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम कह रहे हैं जी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ठीक, तो अगर आप एग्जांपल नंबर आ जाए जनाब, पेज नंबर पे आ जाए जी 64, एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 64। आपके पास नहीं है बुक? बुक सॉफ्ट में भी नहीं है। ये ले, इसका पिक्चर ले लें, ये पेज नंबर 64, 65। यार एक AC ये वाला बंद कर, रोज तो पहले वही बंद करना, फिर तू तेना तक बटन ही नहीं याद हो रहे, कल भी नहीं आई कितन। देखना, अब आपने कहा जनाब there are three things in the recognition criteria. The number one is the present obligations due to some past transaction. और हमने कहा जी past transaction जो है, इससे मुराद हम क्या लेते हैं? It's an obligating event. Past event से मुराद हम ये लेते हैं कि there is an event past में जो जब हुआ तो उसने entity का current obligation create कर दी। अब अगर आप example number 14 पे आए, if you coming to the example number 14, क्या कह रहा है जनाब? कहते हैं जी an entity has legal obligation to clean up the environmental damage caused by its operation. The entity is obliged to rectify damage already caused. The provision shall be recognized. Liability recognized होगी। इसमें past event क्या है? उसके operations। ठीक, उसके जो operations हैं उसकी वजह से environmental damage है, तो the event has been occur in the past, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
obligating event is there. Example number 15 में अगर हम आए, Alpha Properties own various office floors in shopping mall across the city of Multan. The government introduced a new legislation that requires safety glass to be fitted in all windows on floors above the ground floor. The legislation only applies initially to new buildings, but all the buildings will have to comply within 3 years. Discuss. अभी पास पेपर के एग्जाम्पल, कहते जनाब ये जो कंपनी है जिसका नाम है अल्फा प्रॉपर्टीज, क्या जो गवर्नमेंट की नई लेजिस्लेशन आई है, इसका मतलब है हमने कल पढ़ा परसों, हमने कहा जी जो लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं वो 3 तरह से रिलेट करते हैं. एक हमने कहा जी ड्यू टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक हमने कहा अंडर एन एक्ट. एन एक्ट इज अ पार्लियामेंट एक्ट, लेजिस्लेशन, नया रूल आ गया. अब नया रूल ये कहता है कि जितनी भी बिल्डिंग्स बनेंगी उनके जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर है उनकी विंडोज़ पे आपने सेफ्टी ग्लास जो लगाने. अब अगर नहीं लगे तो आपको कंप्लायंस तो करनी पड़ेगी. अगर आप नहीं करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ नॉन कंप्लायंस. लेकिन लॉ में ये लिखा है कि जो अब से नई बिल्डिंग बनेगी उनमें तो ये होगा, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको हमने 3 साल दे दिए कंप्लायंस के लिए. 3 years हमने ग्रेस पीरियड दे दिया गवर्नमेंट ने. एकदम तो नहीं हम कर सकते, सारे पैसे लगेंगे, ठीक, तो उन्हें ग्रेस पीरियड दे दी. ठीक, अब हम कहते हैं कि जनाब क्या ये अल्फा कंपनी जो है, प्रॉपर्टीज जो है, क्या ये लाइबिलिटी रिकग्नाइज करेगी? ठीक, क्या इनको ऐसा करना पड़ेगा? क्या ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज देयर? ठीक, तो हम कहेंगे जब हमने बिल्डिंग बनाई थी तब तो ये नहीं था भाई, तब ये लेजिस्लेशन नहीं था. अब ये लेजिस्लेशन क्योंकि अब आया है तो अब हम देखेंगे, हमारे पास 3 साल है, हमने बिल्डिंग्स रखनी भी है कि नहीं रखनी. जैसे मैंने आपको कल बताया था कि लाइबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बार बार कल बोल रहा था, परसों भी बोल रहा था, देयर इज नो अदर अल्टरनेट एक्सेप्ट दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स. याद है वो लाइन? अब ये अल्फा के पास अल्टरनेट है, दे कैन सेल द बिल्डिंग्स. जनाब इतने पैसे लगाए, हम पागल हैं, बिल्डिंग भेज दो, पैसे तो कमाए नहीं जाते यहाँ से इतने, तो इनके जनाब सेफ्टी मिरर्स लगाएं और ये करें और वो करें, तो ये तो बड़ा खर्चा है, तो हम बिल्डिंग भेज देते हैं. हमें कि हमारे पर अभी ऑब्लिगेशन तो आया कोई नहीं. ऑब्लिगेशन तो ये होता ना, अब आपको करना ही पड़ेगा, बेचें या ना बेचें. अगर आप बेचेंगे भी तब भी आपकी जिम्मेदारी, तो जो नया बायर होगा वो आपसे ही पैसे रिकवर करेगा, तो फिर सिचुएशन और बन जाती. गेटिंग माय पॉइंट? इट मींस वी हैव एन अल्टरनेट, एंड व्हेन वी हैव एन अल्टरनेट, तो कल हम बात कर रहे थे कि अगर एंटिटी के पास अल्टरनेट आ जाए कि जी लाइबिलिटी सेटल ना करें, आप ये वाला रूट ले सकते हैं, तो मैं और आप अगर सीएफओ हो तो हम कौन सा रूट लेंगे? हम अदर रूट ले सकते हैं. इसका मतलब है फिर स्ट्रिक्ट डेफिनेशन जो है लाइबिलिटी की, उसमें अगर हमारे पास एक अल्टरनेट है तो फिर लाइबिलिटी नहीं मीट होगी, ऑर्गेनाइजेशन को लाइबिलिटी रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ. इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल नंबर 16 में आए, कहते जी अल्फा केमिकल ऑपरेट्स इन अ कंट्री वेयर देयर इज नो एनवायरमेंट लेजिस्लेशन. कहता है जी कोई लॉ पास नहीं है एनवायरमेंट्स के से रिलेटेड, जिसका जो दिल करता है वो दरियाओं में फेंक रहा है, जिसका जो दिल करता है जनाब ज़मीन में सारे केमिकल्स वहीं पे फेंकी जा रहे हैं. इट्स ऑपरेशन कॉज पोल्यूशन इन दिस कंट्री. ठीक, अल्फा केमिकल हैज ए वाइडली पब्लिश्ड पॉलिसी इन विच इट अंडरटेक्स टू क्लीन अप ऑल कंटेमिनेशन दैट इट कॉजेज, एंड इट हैज ऑनर्ड दिस पब्लिश्ड पॉलिसी. डिस्कस. ये भी पास पेपर के एग्जाम. क्या कह रहा है? कहता है इज देयर एनी ऑब्लिगेशन? अब वो पोल्यूशन तो कर रहे हैं भाई, अब जिस कंट्री में वो कर रहे हैं वहां पे लेजिस्लेशन कोई नहीं है, इसका मतलब है देयर इज नो सच लीगल ऑब्लिगेशन. अगर पोल्यूशन हो भी रही है तो उसको ठीक करना, उसको क्लीन अप करना, उस पर जो पैसे लगेंगे वो आप पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है आपका. आप कंटेमिनेशन तो आप कर रहे हैं, देयर इज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट. क्या उसको साफ करना आपका ऑब्लिगेशन है? तो हम कहते हैं सच लीगल तो कोई नहीं है, बट फ्रॉम देयर पास्ट प्रैक्टिसेस, कल हमने पढ़ा ऑब्लिगेशन 2 तरह का, एक कंस्ट्रक्टिव है और एक लीगल है. यहां पर जो ऑब्लिगेशन की नेचर बन रही है वो क्या बन रही है? कंस्ट्रक्टिव. बिकॉज ड्यू टू देयर पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट प्रैक्टिसेस, दे हैव क्रिएटेड द वैलिड एक्सपेक्टेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी दैट दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट द सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो आईएस 37 ने कहा कि ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ लीगल एज वेल एज इन केस ऑफ
कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन की नेचर क्या बनती है, कंस्ट्रक्टिव बनती है। इसका मतलब अल्फा वाले साहब जो हैं उनको क्या करना पड़ेगा, दे शुड रिकग्नाइज अ लायबिलिटी। ठीक, अब आप देखें इसमें आंसर, अगर आप देखें ये पास पेपर से ही उठाई हुई एग्जांपल्स हैं और उन्हीं के आंसर हैं। दिस इज हाउ यू शुड आंसर, दिस इज there is an obligating event. Alpha Chemical has a constructive obligation which will lead to an outflow of resources embodying economic benefits regardless of the future action of the entity. A provision should be recognized for the cleanup. ये आपको provision recognize करनी पड़ेगी because there is an obligating event and the obligating event is there and the obligation, a constructive obligation जो है वो exist करता है। इसका मतलब है कि आपको लाइबिलिटी रिकग्नाइज करनी पड़ेगी। लेकिन आप एग्जाम्पल नंबर 17 में अगर हम आ जाए, कमिंग टू द एग्जाम्पल नंबर 17, अल्फा इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स 3 years वारंटी टू मेक एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट गुड एट द टाइम ऑफ सेल। इट मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ द प्रोडक्ट सीरियल नंबर एंड द डेट ऑफ सेल but does not keep record relating to the customer identification discuss। कहते हैं पता नहीं कस्टमर कौन सा है, बट हमें ये पता होता है कि हमने जो प्रोडक्ट बेची है वो आइडेंटिफाई हम ज़रूर कर लेते हैं, ताकि हमें ट्रैक रहे कि जब चीज़ें वापस आएँ तो हमें पता हो कि ये हमने ही बेची हुई, उसकी कोडिंग की होगी उन्होंने। अब वो किस कस्टमर के पास है ये ज़रूरी नहीं है, मतलब मैंने ख़रीदी, मैंने इसको गिफ्ट कर दी, इसके पास भी वो सीरियल नंबर है, ख़राब हो गई, ये चला जाए या मैं चला जाऊँ, कंपनी को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है काउंटर पार्टी को आइडेंटिफाई करना जरूरी नहीं होता। आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर चीज़ें खराब हुई तो हम उसको ठीक कर देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन की नेचर है वो बाय डिफॉल्ट लीगल बन रही है बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही है, और इसके लिए जरूरी नहीं होता कि आप काउंटर पार्टी को आइडेंटिफाई करें, ठीक, बिकॉज इट इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो कहते हैं there is an obligating event, it is not necessary to know the identity of the customer to whom obligation owes। कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको कस्टमर का पता हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपकी है और वो आप नोट कर रहे हैं। एंड इन द कॉन्ट्रैक्ट इट इज देयर इज अ क्लॉज जिसमें आपने लिखा हुआ है कि एंटिटी विल मेक गुड ऑफ दोज डिफेक्ट्स, तो वो कोई भी ले आए उसको ठीक करके देंगे आप। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 18 में अगर आप, a week before year end, Alpha Textile decide to close a factory. The closure will lead to 500 redundancies at a significant cost to the entity। कहते हैं 500 लोगों को आपको फारिग करना पड़ेगा। Redundancy means आपके पास काम खत्म हो गया, ठीक। इन द लॉ जैसे आप एक कस्टमर को एम्प्लॉय को आप उसकी जॉब ख़त्म करते हैं तो एक तो वजह ये होती है कि समहाउ आपके एम्प्लॉय के साथ कोई इश्यूज आ गए हैं या व्हाटएवर, आप उसको फारिग कर देते हैं, तो उसको डिसमिसल हम कह रहे होते हैं, जॉब ख़त्म हो गई। समटाइम्स आप एम्प्लॉयज़ की जॉब ख़त्म करते हैं इसलिए कि आपके पास काम ही नहीं होता, जैसे यहाँ पे फैक्ट्री बंद हो रही, तो इसको हम कहते हैं एम्प्लॉय जब इस तरह फारिग किया जाता है तो इसको नॉर्मली हम रिडंडेंसी कहते हैं, रिडंडेंट कर दिया, ठीक। तो कह रहे जी ये करना पड़ेंगे आपको, 500 लोग फारिग करने पड़ेंगे और इसके बड़े पैसे लगने आपके, उनको पैसे देने पड़ेंगे, ज़ाहिर है। At the year end, no news of this plan had been communicated to the workforce। अब जब तक आपका ये चीज़ कम्युनिकेटेड नहीं होगी टू द अफेक्टी, तब तक ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उस वक्त क्रिएट होंगी। हमने जब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन में बात की तो हमने कहा जी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन उस वक्त होता है जब काउंटर पार्टी की एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाए। किस वजह से? आपके पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर की वजह से। अब यहां पर अगर आपने एक प्लान बनाया है और अभी तक वो बोर्ड रूम के अंदर ही है और बाहर पब्लिक को नहीं पता, दोज हु आर द फैक्टर्स ऑफ दोज प्लान, तो ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा। ऑब्लिगेशन किस वक्त क्रिएट होगा? व्हेन दैट प्लान हैज बीन कम्युनिकेटेड टू दोज हु आर द फैक्टर्स। तो यहां पर क्या बात हो रही है? यहां पर यही बात हो रही है कि चूंकि ये कम्युनिकेट नहीं हुआ, ठीक, तो अभी तक एज सच कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा। इसी तरह एग्जांपल नंबर 19 में अगर हम आ जाए, ठीक, एन एंटिटी कॉज एनवायरमेंटल डैमेज एंड देयर वाज नो ऑब्लिगेशन neither legal nor constructive to remedy the consequences. The cause of this damage will become an obligating event when a new law will require the existing damage to be rectified, or the entity will publicly accept responsibility for the rectification in a way that creates constructive obligation. कहता है जनाब नॉर्मली अगर कोई लीगल और
ना हो कंस्ट्रक्टिव, और अगर एक लॉ पास हो जाए और वो रेट्रोस्पेक्टिवली ये पास हो जाए। रेट्रोस्पेक्टिवली नॉर्मली लॉज जितने पास होते हैं वो प्रोस्पेक्टिवली पास होते हैं। इसका मतलब है लॉ जिस दिन पास हुआ उसके बाद वाले इवेंट्स को वो कवर करता है। बट समटाइम्स देयर माइट बी अ क्लॉज इन द लॉ जो कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में भी चले जाए, और अगर ऐसे हो जाए तो फिर नेचुरली आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब नेक्स्ट हमने कहा जनाब ये था जी हमारी पहली लाइन के ऊपर एग्जांपल्स, एंड दैट इज ये इसकी एग्जांपल्स। इज देयर अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? ये सारे एग्जांपल किसी एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं, और वो रिकग्निशन क्राइटेरिया की पहली लाइन, ठीक, जिसको हमने कहा जनाब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू सम पास्ट इवेंट। तो ऑब्लिगेशन का होना और ऑब्लिगेटिंग इवेंट का होना, ये दो चीजों पे ये सारी एग्जांपल्स थे। इसके बाद सेकंड है प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक, प्रोबेबल हो। अब प्रोबेबल का लफ्ज जो है यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक जी सर। एग्जांपल 18 में उसने कोई पब्लिक स्टेटमेंट तो नहीं दी, अगर वो हम ये भी क्वेश्चन में बता देता कि हमने अपने वर्कर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, उसमें लिखा गया था कि इन्हें रिडंडेंसी के लिए कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा ये भी बात है ना, वो तो है, लेकिन अभी तक ये बात तो नहीं ना हुई कि रिडंडेंसी हो रही है। क्वेश्चन तो ये है, ठीक है ना, कि रिडंडेंसी हो भी रही है कि नहीं, फैक्ट्री क्लोजर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। क्वेश्चन इज दिस। उसके बाद तो जो एक्टिव होगा वो होगा। जैसे हम कहते हैं कि हमारा किसी कस्टमर के साथ या सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जी आपने हमें, सप्लायर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है या कस्टमर के साथ, कि कस्टमर के साथ है जी हम आपको अगले 3 साल की डिलीवरीज देंगे। अब उसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ ब्रीच, अगर आपने डिलीवरी ना दी तो आपको ये फाइन हो सकता है। तो वो फाइन उस वक्त तक एक्टिव नहीं होता जब तक ब्रीच ना हो जाए। तो फाइन इज देयर, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन क्या उस फाइन की लायबिलिटी बना ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? until unless there is a breach, because breach will be the event जो obligating event बनेगा, फिर उसके रेफरेंस से आप उसकी लायबिलिटी। मेरी बात समझ आ गई? ठीक। अच्छा जनाब, अब यहां पे लफ्ज है प्रोबेबल। द वर्ड इज प्रोबेबल। अब अकाउंटिंग में किसी इवेंट के होने को जब हम, फ्यूचर इवेंट की जब हम बात करते हैं कि वो होगा, और उसके होने की प्रोबेबिलिटी पे जब हम बात करते हैं तो हम लफ्ज यूज करते हैं। एक है प्रोबेबल, एक है पॉसिबल। वन इज पॉसिबल, द थर्ड वन इज रिमोट। ठीक। और इसके अलावा हम बात करते हैं वर्चुअली सर्टन। वर्चुअली सर्टन, प्रोबेबल, पॉसिबल, रिमोट। ठीक हो गया। हमारे पास ये 4 डिग्रीज हैं बेसिकली। अगर आप अपनी जो बात करते हैं हम कि प्रोबेबल, तो हम इसे कहते हैं कि आप एक ऐसा इवेंट, फ्यूचर इवेंट, जिसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू कि वो नहीं होगा, तो हम कहते हैं ये एक प्रोबेबल इवेंट। मतलब एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को 60-70% है, और ना होने की प्रोबेबिलिटी 40-30% है, तो हम कहेंगे कि ये एक प्रोबेबल इवेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्रोबेबल इवेंट। और अगर एक इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल हो, तो अकाउंटिंग में हम उसके लिए लफ्ज यूज करते हैं पॉसिबल इवेंट। ठीक हो गया। और अगर एक होने इवेंट के प्रोबेबिलिटी जो है वो होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिमोट इवेंट। और अगर हम ये देखते हैं कि एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 80-70-90% है, तो वो वर्चुअली सर्टन ही कंसिडर किया जाता है। और अगर 100% हो तो ज़ाहिर है वो तो सर्टन ही है। ठीक। तो नॉर्मली वर्चुअली सर्टन एंड सर्टन इज द सेम थिंग। ठीक हो गया। सो वर्चुअली सर्टन, प्रोबेबल, पॉसिबल एंड रिमोट, ये 4 लफ्ज हम यूज करते हैं टू रेफर कि एक फ्यूचर इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी। ठीक। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 90 और 67 पे आए, पेज नंबर 67 पे, तो वहां पर एक नॉर्मल सी रेंज दी हुई है। कहता है जनाब अगर 0 to 5% हो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम कहते हैं जनाब ये दैट इज अ रिमोट। 0 से 5% हो
तो ये रिमोट इवेंट। और अगर जनाब 5% से 50% तक है तो हम इसे कहते हैं कि ये पॉसिबल इवेंट, 5 to 50%। और अगर 50% से 85% तक है प्लस तो हम कहते हैं जनाब ये प्रोबेबल है। और अगर 85% से ऑनवर्ड है तो वर्चुअली सर्टन एंड सर्टन। अब ये क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है और ये बस ऐसे ही होते हैं, किताब में गिवन तो हैं लेकिन इसको सिंपली हम कहते हैं जनाब कि जस्ट सब्जेक्टिव हो सकते हैं, बिकॉज यू नीड टू इंटरप्रेट द सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस को इंटरप्रेट करना पड़ता है, जजमेंट पास करनी पड़ती है कि एक इवेंट जनाब प्रोबेबल है या पॉसिबल। बट सम इवेंट्स आर वर्चुअली सर्टन, क्लियर एविडेंट होता है कि ये होगा। जैसे अगर आप एक एसेट परचेज कर लें तो उससे बेनिफिट आपको ही मिलेंगे, अनटिल अनलेस कि वो चोरी ना हो जाए, उसको आग ना लग जाए, तो बेनिफिट तो आपको ही मिलेंगे। इसके बाद थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी जरूर रहती है। जैसे आप मोबाइल खरीदें और नेचुरली मोबाइल से बेनिफिट आपको ही मिलेंगे, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो गिर के टूट सकता है, या आप लेके कहीं जा रहे हो तो आपसे कुछ छीन सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी तो हर वक्त रहती है, ठीक। लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है उस एसेट से बेनिफिट आपको ही मिलेंगे आने वाले वक्त में, तो उसके बेनिफिट मिलने का जो इवेंट है उसको आप क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट वर्चुअली सर्टन, इट्स ऑलमोस्ट सर्टन कि हमें मिलेंगे। अगर आपको एसेट का रिकग्निशन क्राइटेरिया याद हो तो उसमें भी जो लफ्ज आता है वो ये है, व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। वहां पे भी जो लफ्ज हम यूज करते हैं वो प्रोबेबल है। तो वो प्रोबेबल अगर देखें तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज ऑलमोस्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट इट, ऑलमोस्ट फॉल करता है वर्चुअली सर्टन के अंदर, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं प्रोबेबल आउटफ्लो, इसका मतलब है पेमेंट करने के, आउटफ्लो मीन्स द पेमेंट, इसका मतलब पेमेंट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पेमेंट ना करने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम प्रोबेबल कहते हैं। और अगर हम ये कहें कि पेमेंट ना करने की और पेमेंट करने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल है या उससे कम है, तो वो पॉसिबल में चला जाए। क्योंकि लायबिलिटी जब सेटल होनी है तो हमें पता है कि वी आर रिकग्नाइजिंग अ लायबिलिटी, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की, तो दूसरी बात ज़हन में ये आती है कि जब लायबिलिटी रिकग्नाइज कर रहे हैं तो उसने सेटल होना, और लायबिलिटी जब सेटल होती है तो उसका जनरल फिनोमिना हमें पता है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से ऑनवर्ड, तो फिर आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, इट मीन्स द पेमेंट विल बी देयर। अब उस पेमेंट के, उस फ्यूचर इवेंट के, पेमेंट तो फ्यूचर में होनी है, अब उसकी पेमेंट के कितने चांसेस है, इज इट प्रोबेबल इवेंट, क्या आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या कम, या इस कैटर में फॉल करता है या इस कैटर में फॉल करता है। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि पेमेंट की पॉसिबिलिटी ये है तो कहते हैं फिर इग्नोर कर दें, डू नथिंग, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखने की जरूरत ही नहीं, डू नथिंग, इग्नोर इट, देयर इज नो नीड टू राइट इट एनीवेयर, देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट इट एनीवेयर। अगर एक फ्यूचर इवेंट, मतलब आप कहते हैं जी ऑब्लिगेशन इज देयर बट आउटफ्लो इज रिमोट, तो हमें कोई पेमेंट कोई नहीं करनी, सेटलमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम, तो फिर आई मीन टेंशन ले रहे हैं, दफा करें इसको, इग्नोर कर दें इसको, ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं जनाब इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि इट इज पॉसिबल कि हमें पेमेंट करनी पड़ जाए, तो हम यहाँ पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो है जनाब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी। एक नई फैमिली आ जाती, लायबिलिटी ही है लेकिन इससे पहले हमने एक लफ्ज लगा दिया कंटिंजेंट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक। अब हम ये जो लफ्ज है कंटिंजेंट, ठीक, ये कंडीशनल से, ठीक, कंटिंजेंसी है, कंडीशनल है। इसका मतलब ये होता है कि जनाब जब हम किसी एक ऐसे फ्यूचर इवेंट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा इवेंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि पेमेंट करनी है कि नहीं करनी, तो फ्यूचर इवेंट है, ठीक। सो एनी इवेंट जिसकी अक्रंस के जिसका होना और नॉन अक्रंस या ना होना, कि ये होगा या कि नहीं होगा, व्हेन द अक्रंस और नॉन अक्रंस ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स अपॉन द अक्रंस और नॉन अक्रंस ऑफ एन अदर इवेंट, ठीक। जनाब इस इवेंट 1 के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो डिपेंड करती है एक दूसरे इवेंट पे कि ये होगा कि नहीं होगा,
इवेंट 1 उस वक्त होगा जब इवेंट 2 होगा या नहीं होगा। ठीक हो गया? क्या होगी डेफिनेशन? तो हम कहते हैं व्हेन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स अपॉन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनदर इवेंट, और वो एनदर इवेंट है इवेंट नंबर 2, विच इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। कि इवेंट 2 का होना जो है वो रिपोर्टिंग एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, which is not in the control of the reporting entity। तो ये इवेंट 1 जो है ये एक contingent event, that is called as an contingent event। Done? And if it involves an outflow of economic benefits, तो ये contingent liability। And if it involves an inflow of economic benefit, तो ये contingent asset। अब आपका स्टैंडर्ड का पूरा नाम क्लियर हो गया है जी। Provisions, contingent liabilities and contingent asset। तीनों मेंबर्स हमने इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। प्रोविजंस भी हो गए इंट्रोड्यूस। प्रोविजन इज लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी। दोनों में फर्क क्या है? तो हम कहते हैं दोनों में फर्क ये है कि प्रोविजन में आउटफ्लो प्रोबेबल होता है, वेयर एज इन द कंटिंजेंट लायबिलिटी आउटफ्लो इज अ पॉसिबल। दोनों में फर्क आ गया। समझ आ गई? ऑब्लिगेशन तो है, पॉसिबल भी हो सकता, वो भी कर लेंगे हम। लेकिन अगर आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है और वो पॉसिबल है तो उसका मतलब लायबिलिटी तो है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है। तो हम उसे कहेंगे अब ये प्रोविजन की फैमिली में नहीं जाएगी। नाउ वी हैव अनदर फैमिली एंड दैट इज कॉल्ड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक, अब यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो लफ्ज कंटिंजेंट है ये किस चीज से रिलेट करता है? तो हम कहते हैं इट रिलेट्स विद द वर्ड कंटिंजेंसी, कंडीशनल है। तो हम कहते हैं इसकी क्या स्टोरी है? तो हम कहते हैं कंडीशनल से मुराद ये होता है, कंडीशनल इवेंट ये होता है कि व्हेन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स अपॉन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन अदर इवेंट व्हिच इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी कि ये इवेंट एंटिटी के कंट्रोल में नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि जनाब कंपनी के खिलाफ बाइजन केस हो गया, एम्प्लॉय ने केस कर दिया और उसने कहा जनाब मुझे जो इंजरी हुई है उसकी वजह कंपनी में जो हेल्थ एंड सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स थी उसका पूरा ना करना। तो अब चूंकि मुझे इंजरी हो गई और मैं इस काबिल नहीं रहा कि मैं काम कर सकूं, तो वो कंपनसेशन कंपनी मुझे पे करे और उसने क्लेम डाल दिया जनाब, कोई फॉर एग्जांपल 5 मिलियन का क्लेम डाल दिया। ठीक, अब जनाब वो 5 मिलियन का क्लेम है और आप अपने लॉयर साहब से पूछते हैं भाई क्या स्टोरी है भाई, ये 5 मिलियन देना पड़ जाएगा, मैं केस तो हो गया, आर वी गोइंग टू पे दिस 5 मिलियन? सो दिस इज एन इवेंट 1। अब आपका लॉयर आपको कहता है कि सर ये स्टोरी जो है कि हम 5 मिलियन देंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि जो इंस्पेक्शन टीम आई थी ना फलां रेगुलेटरी बॉडी की, वो इंस्पेक्शन टीम जो इंस्पेक्ट करके गई है, अब वो जो रिपोर्ट लिख के कोर्ट में भेजेंगे ना वहां से पता चलेगा। समझ आ रही मेरी अब स्टोरी आपको? आप रिलेट करें। अब इसका मतलब है कि ये जो इंस्पेक्शन टीम रिपोर्ट राइट करेगी ये इवेंट नंबर 2 है। इवेंट नंबर 1 क्या है कि उसने केस फाइल कर दिया और उसके नतीजे में आपको पेनल्टी पड़ सकती। अब वो पेनल्टी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी ये डिपेंड कर रहा है किस पे, कि व्हाट विल बी द रिपोर्ट ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इंस्पेक्ट करके गए हैं, क्या वो साबित हुआ है उसके अंदर कि क्या बाकी ब्रीच था। अगर उन्होंने लिख दिया कि यस देयर इज अ ब्रीच तो पेनल्टी पड़ जाएगी, और अगर उन्होंने लिख दिया कि नहीं इसमें कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ज़्यादा थी एम्प्लॉय की जिसकी वजह से ये हुआ है। ठीक, फॉर एग्जांपल हम अक्सर होता है ना कि लोग गैरेज में गाड़ी साफ कर वेल्डिंग का काम कर रहे हैं और ठोकर ठाके कर रहे हैं, ऐनक नहीं डाली होती, वैसे मारते हैं, लोहे का टुकड़ा उड़ता है और आँख के अंदर। अब ऑर्गेनाइजेशन ने लिख लिख के लगाया होता है कि जनाब ये ऐनक के बगैर, हेलमेट के बगैर, कैप के बगैर आपने काम नहीं करना, पर एम्प्लॉइज भी हमारे यहाँ तो कल्चर शहजादे तो वो देखी जाएगी, अब वो जब लगता है तो फिर कहते देखी गई ना। ठीक ठीक, तो अगर ये साबित हो गया कि एम्प्लॉय की भी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस थी तो फिर लॉयर साहब कह रहे हैं फिर माफी। ठीक, अब इसका मतलब है कि अब अकाउंटेंट साहब बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये 5 मिलियन इज इट अ प्रोबेबल आउटफ्लो?
तो हम कहते हैं राइट नाउ द सिचुएशन इज इट इज अ पॉसिबल आउट, क्योंकि केस इज देयर। ठीक हो गया। अब अगर आपको लॉयर से आप पूछें ईयर एंड पे कि यहाँ जी फाइन पड़ेगा, वो कहे सर वो रिपोर्ट जो आनी थी वो आ गई हुई है, मैंने पढ़ ली है, उसमें लिख दिया क्लियरली कि एम्प्लॉय का अपना कसूर है सारा, तो फाइन करने की प्रोबेबिलिटी तो हम कहेंगे रिमोट इवेंट, इग्नोर इट, उसको इग्नोर कर देंगे। और अगर वो ये कह दे कि भाईजान रिपोर्ट में पढ़ लेंगे तो तैयार हो जाओ, इसका मतलब है प्रोबेबल होगी, नाउ इट्स अ प्रूवन। समझ आ रही बात? दिस इज हाउ वी चेंज द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कि जो फ्यूचर इवेंट है वो प्रोबेबल है, पॉसिबल है या रिमोट। ठीक। अब जब वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो इसके बारे में हम ये कहते हैं कि इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं होती, इसको हम सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्क्लोज इट्स इन द नोट्स टू द अकाउंट। मतलब हम बैलेंस शीट के फेस पे लायबिलिटी नहीं लेकर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं कर रहे होंगे, हम एंट्री नहीं पास कर रहे P&L टू कंटिंजेंट लायबिलिटी, वी आर नॉट पासिंग एनी सॉर्ट ऑफ डबल एंट्री, सो वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट, बट ऑल्दो वी आर जस्ट डिस्क्लोजिंग इट इन द नोट्स टू द अकाउंट। और नोट्स टू द अकाउंट में हम कंटिजेंसीज की हेडिंग लिखेंगे और उसमें हम उसको बताएंगे कि ये केस चल रहा है भाई और उस पर इतना फाइन हुआ है, और अगर उसके आउटकम ये आ गए तो देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, उसके नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन की बात करेंगे, पॉसिबल फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ये बात करेंगे। लेकिन P&L में कोई प्रॉफिट रिडक्शन नहीं है, बैलेंस शीट के फेस पे कोई लायबिलिटी नहीं, इसका मतलब है वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। सो कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दे आर जस्ट क्या की जाती हैं, डिस्क्लोज। रिमेंबर द रूल कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज जो होती हैं ये पॉसिबल ऑब्लिगेशंस होती हैं, दे आर पॉसिबल ऑब्लिगेशंस। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास हम प्रोविजन देख रहे हैं और हम देखें कि ऑब्लिगेशन जो है, आउटफ्लो जो है वो हमारे पास प्रोबेबल नहीं है, इट इज पॉसिबल, तो फिर हम उसे क्या करेंगे, हम कहेंगे जनाब अब ये प्रोविजन में नहीं जाएगा, अब ये किधर चला जाएगा, इट विल बी इन द कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर आप बुक में आए और एग्जाम्पल नंबर पे आ जाए जनाब आप 10 पे, एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर है 63। Example number 10. A company has given guarantee for loan taken by its associated company. The company may or may not have to pay the guarantee amount as associated company may or may not default. समझ आ गई बात? क्या कह रहा है? कहता जी एसोसिएट कंपनी है उसकी, ठीक। हमने उस दिन सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि हम कंसोलिडेशन पढ़ेंगे और उसमें हम IS 28 पढ़ेंगे और उसका नाम मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ठीक हो गया। इसका मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी जो है उसकी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। लेट्स सपोज हम कहते हैं जनाब दिस इज ए कंपनी और ए कंपनी ने बी कंपनी के शेयर खरीदे हुए, ठीक। ए कंपनी की इन्वेस्टमेंट है बी कंपनी में और काफ़ी हेल्थी इन्वेस्टमेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई 20% से ज़्यादा है और 50% से कम, मतलब कि बी कंपनी के जो टोटल इशूड शेयर हैं उसके 30% इसके पास ए कंपनी ओन करती। तो अगर कोई स्टोरी ऐसी चले कि एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी की शेयर्स की 20% से ज़्यादा, मोर देन 20% एंड लेस देन 50% शेयर्स हैं, तो जो जिस कंपनी के शेयर हैं उसको हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कंसोलिडेशन में जाके हमने करना है तो उस वक्त तक आपके जहन में ये बातें बैठ जाएंगी, ठीक हो गया। एग्जैक्ट 50% अगर इसके पास होती तो इसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं, फिर इसका नाम होना था ज्वाइंट वेंचर, ठीक हो गया। और अगर 50% से ज्यादा होती तो फिर इसका नाम होना था सब्सिडरी। 3 तरह से हम इसके नाम रखते हैं। एक एसोसिएट, ए कंपनी के रेफरेंस से हम जब बी कंपनी का नाम बोलेंगे तो हम कहेंगे जी ये ए कंपनी की एसोसिएट है बी कंपनी,
इसका मतलब है ए कंपनी की बी में इन्वेस्टमेंट है और ए कंपनी के पास बी कंपनी के शेयर्स हैं जिसकी तादाद जो है वो ए बी कंपनी के इशूड शेयर की 20% से ज़्यादा और 50% से कम। इसका ये मीनिंग ये है एसोसिएट का। और अगर एग्जैक्ट 50% होती तो यहाँ पर ये एसोसिएट ना लिखता, ये लिखता है जॉइंट वेंचर। और अगर ए कंपनी के पास बी कंपनी के शेयर 50% से भी ज़्यादा होते तो फिर ये इस सवाल में लिख रहा होता है सब्सिडरी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की तो बार बार ये वर्ड आएंगे, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोले जा रहे हैं। ओके, सो इसका मतलब ये है कि ये स्टोरी अब ये है कि ये जो ए कंपनी है, हम इसके रेफरेंस से सवाल पढ़ रहे हैं। कहता है ए कंपनी ने बी कंपनी के लोन की गारंटी दे रखी कि अगर बी कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो ए कंपनी पैसे देगी। अगर आप इसको सादा से लफ्जों में पढ़ के देखें क्या कहता है, कहता है अ कंपनी हैज गिवन गारंटी फॉर लोन टेकन बाय इट्स एसोसिएटेड कंपनी, कि उसके एसोसिएट ने जो लोन लिए हुए हैं उसकी गारंटी जो है वो पेरेंट ने दे रखी। इसको कहते हैं पेरेंट कंपनी, ये है एसोसिएट कंपनी। पेरेंट कंपनी ने एसोसिएट कंपनी की गारंटी दे रखी है कि अगर इस कंपनी ने बैंक को दी होगी नेचुरली कि आप बी को लोन दे दो, बैंक ने बी को लोन दे दिया, बैंक ने कहा जी कौन जिम्मेदार है अगर ये डिफॉल्ट करके, तो ए ने कहा हम जिम्मेदार होंगे, अगर ये डिफॉल्ट करके तो आप लोन हमसे लीजिएगा। अब क्या ए कंपनी की लायबिलिटी है ये जो उसने लोन बी ने लिए? तो हम कहते हैं कि जनाब आगे वो आपको क्या लिखता है, कहता है द कंपनी मे और मे नॉट हैव टू पे द गारंटी अमाउंट एज एसोसिएटेड कंपनी मे और मे नॉट डिफॉल्ट। क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं है कि बी डिफॉल्ट कर जाएगी, बी भी काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो सिचुएशन ईयर एंड पे ये है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, तो ए कंपनी के ऊपर कोई प्रोबेबल नहीं है कि उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। हो सकता है हो जाए, तो इट इज जस्ट अ कंटिंजेंट। लेकिन अगर ईयर एंड पे ये हो जाए कि बी कंपनी तो गई भाई, हैं जी, अपने अरकान अपोजिशन में चले गए, इसका मतलब काम खराब हो गया। Now the things are probable, you know. इसका मतलब अब पॉसिबल नहीं रहा काम। The things are probable. अब इसका मतलब है कि ए कंपनी हैज टू रिकॉग्नाइज अ लायबिलिटी। अगर हमारे पास ईयर एंड पे ये इंफॉर्मेशन है द बी कंपनी इज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, इसका मतलब है दे आर गोइंग टू डिफॉल्ट इन द कमिंग मंथ्स, एंड इफ दे डिफॉल्ट तो लोन किसको देना पड़ेगा? ए कंपनी। इसका मतलब फिर ए के ऊपर लायबिलिटी आ रही। नाउ इट इज प्रोबेबल। इफ इट इज प्रोबेबल तो आप करेंगे। अभी क्योंकि प्रोबेबल नहीं है, क्योंकि लिख रहा है कि बी कंपनी मे और मे नॉट डिफॉल्ट, पॉसिबल है, ठीक, इसका मतलब है कंटिंजेंट। तो ए कंपनी अपनी बुक्स में डिस्क्लोज क्या कर रही होगी? इसको एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक, इसी तरह जनाब एक और बात, जैसे हमने कहा जी ऑब्लिगेशन जो है वो अगर पॉसिबल हो जाए तो ये क्या है? कंटिंजेंट है। अगर आप एस्टिमेट भी ना कर सकें तो तब भी हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक हो गया जनाब। एग्जाम्पल नंबर 11 में देखें, द कंपनी हैज नॉट कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट, द लॉ स्टेट दैट द पेनल्टी कैन बी अप टू ₹1 million. However, the law is not enforced strictly and it is not probable that the amount will have to be paid. It is a contingent liability. May or may not. In a litigation, the entity lawyer have advised that the damages will have to be paid. However, no reliable estimate of the amount could be made. Estimation नहीं हो पा रही, तो आप इसको क्या कहेंगे? It is a contingent liability. अब अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लें और इसको घर जाके आपने जब पेपर में सवाल आएगा, जैसे मैं आपको कल बता रहा था, कि अगर आप ये कहें कि इट इज़ अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप एग्जामिनर को कंटिंजेंट लायबिलिटी को इंट्रोड्यूस भी कराएं कि आप इसे क्यों कंटिंजेंट लायबिलिटी कह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो स्टैंडर्ड का पैराग्राफ नंबर 10 जो है वो आपको बताता है कि व्हाट इज़ अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर आप देखें तो 37 के साथ लिखा हुआ 10, सो इट मीन्स स्टैंडर्ड 37 पैराग्राफ नंबर 10। A possible obligation that arise from past event and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event, not wholly within the control of the entity. यही हो गया जो हमने यहाँ पे बात की, that is the same thing. इसका मतलब ये contingent event होता है। Event number 1 is a contingent event. और कहते हैं यहाँ पर a present obligation that arise from past event
बट इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल। कहते ये प्रोबेबल नहीं है दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज will be required to settle the obligation, or the amount of the obligation cannot be measured with sufficiently reliability। दोनों तीनों बातें हो गई। इसका मतलब है अगर ऑब्लिगेशन आउटफ्लो पॉसिबल है और रिलायबल एस्टिमेशन नहीं हो सकती, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, इसका मतलब है फिर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी। सही हो गया। और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं, इस तरह से भी हम देख रहे हैं कि ये इवेंट वन जो है ये कंटिंजेंट है। क्यों? क्योंकि इसका होना ना होना किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट जो कि एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, तो तब भी ये क्या है? तब भी ये कंटिंजेंट। एंड व्हेन इट इज पॉसिबल, सो हम इसे क्या कहते हैं? ये कंटिंजेंट लायबिलिटी। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? इट इज गोइंग टू बी डिस्क्लोज। तो हमने कहा जब अगर ये इट इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, तो हमने कहा जी ये लायबिलिटी है। बट इफ इट इन्वॉल्व्स एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, देन तो हम कहते हैं फिर ये कंटिंजेंट एसेट। एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगी ना। लायबिलिटी में सेटलमेंट है, कैसे होगी? पे करके। एसेट में सेटलमेंट कैसे होगी? पेमेंट रिसीव करके। इसका मतलब देयर विल बी एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। पॉसिबल इनफ्लो है। अगर इस इवेंट में आपका पॉसिबल इनफ्लो है तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? कंटिंजेंट एसेट। जैसे हम कहें जी हमारे फॉर एग्जाम्पल कोई मसला हो गया, आग लग गई स्टोर में, हमने इंश्योरेंस कंपनी वालों को सू किया हुआ है, जनाब हमारा क्लेम दे दें हमें। अब वो भी आए बाएं शाएं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब आपने कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ था, आपके मसले मसाइल थे, हमने आपको कहा था ये भी करना है, फलां भी करना है, ढींग भी करना है। तो क्या हो जाएगा? लिटिगेशन शुरू। ऐसे ही होकर कोर्ट में बात चली जाएगी। अब वहां पे आपका जज क्या साबित कर रहा होगा कि क्लेम बनता है? अब ईयर एंड पे अकाउंटेंट साहब ये कह रहे हैं, भाईजान लायर से पूछ रहे हैं कि सर पैसे ले जा रहे हो, 1500 पैसे आने भी आए ना कि नहीं? यही होगा ना। अब वो आपका लायर आपको क्या बताएगा? वो स्टोरी देगा, आपको बताएगा सर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, मसला चल रहा है, ये है वो है, ठीक। तो कहेगा जनाब देयर माइट बी पॉसिबिलिटी है कि आ जाए पैसे। तो अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होंगे, ठीक। अब यहाँ पे 37 ये कहता है कि अगर इन केस ऑफ एसेट अगर ये पॉसिबल इनफ्लो होगा तो आपने इसको भी इग्नोर कर देना। अगर प्रोबेबल हो जाए, ठीक, इस कैटर में फॉल कर जाए तो एसेट को फिर डिस्क्लोज करना, और जब इधर कैटर में आएंगे तब रिकॉग्नाइज होगा। वर्चुअली सर्टेन हो जाए तो रिकॉग्नाइज बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस। वंस अगेन इट इज प्रूडेंस। ठीक हो गया। तो प्रूडेंस तो आपको हर जगह रोके हुए हैं, लेकिन आप ऐसे टाइम ही नहीं रिकॉग्नाइज कर लेना। ये तब होगा जब ये वर्चुअली सर्टेन हो जाएगी। जब प्रोबेबल हो जाए तो डिस्क्लोज कर देना। जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी को आप पॉसिबल ऑब्लिगेशन पे डिस्क्लोज कर रहे हैं, कंटिंजेंट एसेट को प्रोबेबल पे डिस्क्लोज करना, वर्चुअली सर्टेन पे रिकॉग्नाइज हो। और प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज हो जाती है? जब वो प्रोबेबल हो जाती है। समझ आ रहा है फर्क? अगर आप इस टेबल को देखें, कमिंग टू द पेज नंबर, अब आप इस पेज को देखें, पेज नंबर 67। टाइम तो नहीं मुक गया साडा? अभी है ना टाइम? पेज नंबर 67, a summarized chart suggesting the accounting term and the treatment based on the chances of outflow may be useful। मिल गया जी? इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले कह रहा है जनाब कि क्वांटिटेटिव रेंज है 0 to 5%। कहता जी ये रिमोट पॉसिबिलिटी है। और ऑब्लिगेशन मीन लायबिलिटी, एसेट मीन एसेट, ठीक। कहता जी अगर ऑब्लिगेशन के रेफरेंस से बात हो रही है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और अगर एसेट के रेफरेंस से बात हो रही है तो तब भी कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ करने की जरूरत नहीं मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना डिस्क्लोज करने की जरूरत है, ना ही रिकॉग्नाइज करने की। डू नथिंग। दो ही काम करते हैं हम, पहले डिस्क्लोज, और अगर चीज बात जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यही कर रहे हैं ना। तो कहता जनाब अगर इस तरह से है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहता जी पॉसिबल हो जाए तो लायबिलिटी के केस में डिस्क्लोजर, जैसे मैंने यहां पे कहा कि इफ इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी देन इट शुड बी डिस्क्लोज। एसेट की सूरत में कहता जी इग्नोर, डू नथिंग, नो डिस्क्लोजर, नो रिकॉग्निशन, ठीक, कुछ नहीं करना आपने। फिर कहता है अगर प्रोबेबल हो जाए, ठीक, तो लायबिलिटी की सूरत में हम इधर आ जाए।
प्रोविजंस में आ जाए, बिकॉज नाउ इट इज प्रोबेबल आउटफ्लो। कहता है फिर ये रिकग्नाइज होगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट होगा अगर ये प्रोबेबल हो जाए। और एसेट की सूरत में कहता है जी अब आप इसको डिस्क्लोज कर दें, रिकग्नाइज नहीं करना आप। गॉट इट? फिर कहता है जी वर्चुअली सर्टन हो जाए, कहता है फिर क्या, फिर रिकग्नाइज लायबिलिटी। इसका मतलब है सॉरी अनसर्टेनिटियां खत्म हो गई हैं, लायबिलिटी प्रोविजन भी नहीं रही फिर ये, तो प्रोविजन तो तभी तक करें जब तक अनसर्टन रिगार्डिंग टाइमिंग और अमाउंट। अब वर्चुअली सर्टन का मतलब है तमाम गैर यकीनी चीजें जो थी वो खत्म, नॉट रिकग्नाइज इट एज ए लायबिलिटी, देन ये प्रोविजन में से निकल के नॉर्मल लायबिलिटी में चली जाएगी और एसेट भी रिकग्नाइज हो जाएगा। तो वर्चुअली सर्टन और सर्टन इज द सेम थिंग, ठीक हो गया ना, ऑलमोस्ट। अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 21 में अगर हम आ जाए 21, एग्जाम्पल नंबर 21, the manufacturer gives warranties at the time of sale to purchaser of its product. Under the terms of the contract for sale, the manufacturer undertakes to make good by repair or replacement manufacturing defects, but that becomes apparent within 3 years from the date of the sale. On past experience, it is probable that there will be some claims under the warranties and a reliable estimate is available. तो सारी कंडीशन पूरी होगी, ऐसे ही देयर इज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, तो हम कहते हैं यस सेल करना, चीज़ों का सेल करना जो है वो अपने आप में एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट। जैसे ही आप चीज़ें सेल करेंगे तो जो आपकी क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वारंटी की वो एक्टिव हो जाएगी कि अगर चीज़ वापस आ गई तो आपको उसको यू हैव टू मेक अ गुड ऑफ दैट थिंग, ऐसे ही है। सो वारंटी का जो क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो किस वक्त एक्टिव होगी, जब सेल होगी। तो चीज़ का सेल होना जो है in relation to the warranties वो एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट, ठीक हो गया। तो क्या कह रहा, कहता है ऑब्लिगेशन है, तो हम कहते हैं बिल्कुल है। आंसर में अगर आप देखें ये पास पेपर के सवाल हैं सारे, जितने भी एग्जांपल्स हैं इस बुक के अंदर वो सारी आई कैप के पास पेपर्स के सवाल हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे आप एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे तो आपका जो एप्लीकेशन वाला एस्पेक्ट है स्टैंडर्ड का वो एग्ज़ाम लेवल पे ही तैयार हो रहा है, बजाय इसके कि आप इधर उधर से वो किताबों में पढ़ें छोटी मोटी फजूल सी एग्जाम्पल, तो आप डायरेक्ट हाई लेवल एग्जाम्पल पढ़ें, दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्लियर, ठीक है ना। ले जनाब, कहते जो ऑब्लिगेशन है, कहते ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट विद द वारंटी विच गिव राइज टू अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अंडर द वारंटी कॉन्ट्रैक्ट। कहते जी नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है ये बात, जैसे ही आप चीज सेल करेंगे obligating event is there and it creates your present obligation. In that case if it comes back तो उस वक्त आपका होगा, ठीक। कहता जी आउटफ्लो, कहता जी पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हमें ये बताता है कि कुछ चीजें वापस आ जाती हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है ना इसमें। कहता ऑन पास्ट एक्सपीरियंस इट इज प्रोबेबल दैट देयर विल बी सम क्लेम्स, सारी नहीं चीजें वापस आती पर आती जरूर है, इसका मतलब है प्रोबेबल आउटफ्लो, इट इज एन आउटफ्लो इज प्रोबेबल, देयर विल बी सम क्लेम्स। तो जब प्रोबेबल है और आगे वो कह रहा है एस्टिमेट भी हो सकता है, इसका मतलब है तीनों कंडीशन पूरी हो गई। It means there is a present obligation due to some past event and outflow of economic benefit is probable because you have to make a good of those defects and a reliable estimate can be made because information is there. When all these three conditions are being complied with, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटीज। लो जी वी रिकग्नाइज इट एट द ईयर एंड। अब इसकी अमाउंट क्या होगी वो हम जब स्टैंडर्ड की थर्ड हेडिंग में जाएंगे मेजरमेंट में तब बात करेंगे। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि रिकग्निशन होगी कि नहीं होगी, ठीक। कंटिंजेंट लायबिलिटी की डिस्क्लोजर होगी कि नहीं होगी, कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज होगा कि नहीं होगा, प्रोविजन रिकग्नाइज होगी कि नहीं होगी। अब इसके आगे चूंकि हम अकाउंटेंट हैं, हमारे ज़हन में सवाल तो आया होगा कि पाएंगे अमाउंट, तो अमाउंट पे ऊपर रूल्स क्या है स्टैंडर्ड आगे डिस्कस करेगा, उसको हम पढ़ेंगे मेजरमेंट की हेडिंग कि हाउ टू मेजर दिस। नाउ इधर अमाउंट क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द अमाउंट, तो वो हम स्टैंडर्ड के थर्ड हेडिंग में पढ़ेंगे, उस पर रूल्स पे फिर डिस्कशन करेंगे एंड दैट इज अ मेजरमेंट कि मेजरमेंट इसकी कैसे करना, ठीक हो गया जरा। तो ये पहले एग्जाम्पल। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल नंबर 22 देखें,
कहते हैं an entity in the oil industry causes contamination and operates in a country where there is no environmental legislation. कहते हैं कोई कानून नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है. However, the entity has a widely published environmental policy in which it undertakes to clean up all contaminants. अभी हमने पढ़ी थी ये बात. The entity has a record of honoring its published policy. The entity has reliably estimated the cost to be incurred on the cleanup. लो स्टोरी खत्म हो गई. इसका मतलब तीनों ही पूरे हो रहे हैं. There is a present obligation and the nature of the obligation is a constructive because there is no legislation. और चूंकि ये पहले भी करते रहे हैं तो there is कि they are going to do it again, so probable outflow है because contamination is there, you have to make good of those, and on the basis of the data, a reliable estimate already they have made it, then you have to recognize a provision, profit and loss account debit to provision for cleanup. ऐसे ही होगा ना. इसका मतलब है provision recognize होगी, we will recognize a provision, profit and loss account debit to provision for cleanup, credit हो जाएगी. ठीक हो गया. नहीं ना, अब इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 24 में. एग्जाम्पल नंबर 24. Under the new legislation, an entity is required to fit smoke filters to its factories by 30th June 20Y2. The entity has not fitted the smoke filters. The cost of smoke filter is rupees 15 million. In case of non-compliance, a fine of rupees 3 million may be payable. What is the impact of this at 30th 1st December 20Y1, the end of the reporting period? कहता है reporting date है 31 दिसंबर 2021, let's suppose. ऐसे ही है. 20Y1 को अगर आप 2021 कर लें और 20Y2 को आप क्या कर लें 2022, 6 महीने दिए हैं जी उन्होंने आपको कि आपने क्या करना है, अपनी बिल्डिंग्स के अंदर स्मोक फिल्टर्स लगाने. अब ये एग्जांपल और जब भी हमने पीछे पड़ी थी शीशे लगाने वाली, इट्स द सेम, बस फर्क सिर्फ स्मोक फिल्टर्स का है और सेफ्टी ग्लासेस का. बाकी स्टोरी सेम है, सिचुएशन सेम है, सर्कमस्टांसेस सेम. ऐसे ही है ना. तो स्मोक फिल्टर इसलिए नहीं लगाने कि वहाँ पे लोग सिगरेट ना पिए. स्मोक फिल्टर इसलिए है कि अगर आग लग जाए तो डिटेक्ट हो जाए. मैं क्या तुम दोवें परेशान हो गए कि तुम जा ही नहीं सकते हो है ना. वही हो ना परेशान, मैं भी हो गया. कहते जनाब इसका आंसर जो है वो ये है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट आइदर फॉर द कॉस्ट ऑफ द फिटिंग smoke filters or for the fines under the legislation. So outflow, no outflow. Reliable estimate तो हो सकता है but recognition criteria meet नहीं हो रहा. तो हमने कहा था कोई एक भी ना मीट हो तो आपको liability या provision recognize करने की ज़रूरत नहीं होती. अब यहाँ से एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप ज़हन में रख सकते हैं कि जो फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना, इसकी प्रोविजन नहीं ली जाती बिकॉज दे आर नॉट ऑब्लिगेशंस. बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ से एक जो असूल निकल रहा है दोनों एग्जाम्पल में से वो ये है कि सिचुएशन में, सर्कमस्टांस में जो बात हो रही है वो एक फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की. स्टोरी के अंदर अगर मैं एक सिंपल सी लाइन निकालूं यहाँ से, दोनों स्टोरीज के अंदर जो आपने दो केस पढ़े, दोनों में जो कॉमन बात है वो ये है कि एक नया लेजिस्लेशन आ गया है विच रिक्वायर्स अ फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसको ऐसे भी तो हम ब्रीफ कर सकते हैं. इसका मतलब है असूल ये बना, स्टैंडर्ड ये कहना चाह रहा है हमें कि अगर रिपोर्टिंग डेट पे कोई नया लेजिस्लेशन आ गया है विच रिक्वायर्स अ फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स टू बी इनकर्ड, तो वो आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है बिकॉज यू कैन अवॉइड इट. आप इसको अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल. वी कैन अवॉइड इट. सही है ना. हम वो बिल्डिंग ही भेज सकते हैं जैसे हमने पहले भी बिल्डिंग का हमने कहा जी भेज ही देंगे हम. सो वी कैन अवॉइड इट. इट इज नॉट द प्रोबेबल आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल. तो यहां पर हम असूल बना लेते हैं कि फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसकी प्रोविजन नहीं ली जाती. इसी तरह एक और रूल आपने याद रखना कि जो फ्यूचर लॉसेस होते हैं उसकी भी प्रोविजन नहीं ली जाती. ऐसे ही है.
क्यों भाई? फ्यूचर लॉसेस की प्रोविजन जो है नहीं ली जाती कि ली जाती? अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं लॉसेस को। जैसे मतलब पॉलिसी चेंज कर दे या मैनेजमेंट चेंज कर दे। क्या चेंज कर दे? मैनेजमेंट मतलब जो देखिए जनाब, ये एक और स्टोरी आप सुन लें, मेरा ख्याल में आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो याद रखें। ये लॉस और एक्सपेंस में क्या फ़र्क होता है? एक्सपेंस एंड लॉस रिपोर्टिंग में, अकाउंटिंग में है कोई डिफरेंस दोनों में? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म, एक्सपेंस एंड लॉस? बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से अराइज होता है, जो कि लॉस होता है वो रिसोर्सेज का कंजम्पशन जो एक्सपेंस होता है और लॉस जो ओवरऑल जो हमारे पास नॉन बिजनेस वो जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। जी सर, है कोई फर्क दोनों में? सर एक्सपेंस के बदले में कोई ना कोई हम बेनिफिट ले रहे होते हैं और लॉस के बदले में बेनिफिट नहीं। ठीक हो गया। और जनाब बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सपेंस मीन्स द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब हम उससे कोई रिसोर्स को यूज करके फायदा लेते हैं, तो जो यूजेज ऑफ रिसोर्सेज है वो एक्सपेंस है। लेकिन अगर आपका रिसोर्स खत्म हो जाए और उससे आपको कोई फायदा ना मिले तो वो लॉस। अकाउंटिंग में लॉस और एक्सपेंस का फर्क ये होता है। व्हेन वी से लॉस, it means we are referring a situation, we are referring an event where we have lost the resources without consumption. तो हम कहेंगे लॉस हो गया। And when we say there is an expense, it means again there is a consumption of resource. और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि रिसोर्स को हमने इस्तेमाल किया, उसमें जो बेनिफिट था वो हमने लिया। दोनों सूरतों में रिसोर्स खत्म होता है, एक में कंजम्पशन के थ्रू होता है, एक में वेस्टेज है, सारी लॉस्ट, तो इसलिए हम इसको लॉस कहते हैं। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस जो होते हैं उनकी प्रोविजन नहीं ली जाती, बिकॉज दीज आर नॉट ऑब्लिगेशंस। सादा सी एसेट आपका खत्म हो रहा है। जैसे आप देखें कि जो आने वाले दिनों के लॉसेस हैं वो 37 नहीं डील कर रहा होता, लेकिन हर स्टैंडर्ड अपने अपने रिजीम में उसको डील कर रहा होता है। IS2 खुद डील कर रहा होता है, इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआर। आने वाले दिनों के लॉस आज रिकग्नाइज, तो 37 नहीं उसको डील करता। हम ये नहीं कह सकते कि लॉस डील नहीं हो रहे, लेकिन 37 में नहीं डील, उसकी प्रोविजंस नहीं ली जाती। हाँ, लॉसेस हम जैसे ही फोर्सिएबल हो जाए, वो प्रूडेंस हमें वैसे ही नहीं बख्श रहा होता। कहता अगर लॉस फोर्सिएबल हो गया भाई रिकग्नाइज करो। IS2 के अपने रूल हैं, 36 फिर आ जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, इंटेंजिबल एसेट पे कहता है जनाब रिकवरेबल वैल्यू कम हो गई है कैरिंग वैल्यू से, लॉस रिकग्नाइज कर लो। IS 36 पढ़ा ना FAR 1 में, वो भी प्रूडेंस। तो लॉसेस हम जरूर रिकग्नाइज कर रहे होते, लेकिन 37 में नहीं कर रहे होते। याद रहेगी बात, वो उनके अपने रेलेवेंट स्टैंडर्ड। काफ़ी आज के लिए मैं इतना ठीक। तो आज के दिन हमने जो इंट्रोड्यूस करा दिया वो है जी व्हेन टू रिकग्नाइज प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर ओनली टू बी डिस्क्लोज एंड कंटिंजेंट एसेट आर गोइंग टू बी डिस्क्लोज व्हेन दे आर प्रोबेबल। सही हो गया जनाब। एंड व्हेन दे आर वर्चुअली सर्टन, तो नेचुरली आप उसको रिकग्नाइज कर लेंगे। याद रहेगी बात, कल यहीं से आगे इसको लेके चलें। मीनवाइल आप ईमेल में दिस इज टू हैंडी, इस तरह से ज़्यादा हैंडी है, अगर किसी को चाहिए हो कॉपी कराने के लिए मुझसे।